हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइको एनालिटिक अप्रोच। साइको एनालिटिक अप्रोच सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा क्वेश्चंस कैसे आता है। देखिए, इसके ऊपर ना जो ह्यूमन नेचर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर, इड ईगो सुपर ईगो के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर जो डिफेंस मैकेनिज्म पर क्वेश्चन आ सकता है। तो साइको एनालिटिक अप्रोच है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, ठीक है। इन्होंने इस अप्रोच में क्या बताया हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए, इट इन्वॉल्व एनालिसिस द रूट काज ऑफ बिहेवियर, मतलब बिहेव क्यों करता है कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है, चिल्ड्रन है, जो भी है, ह्यूमन बिहेव क्यों करता है। अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पर इन्होंने है जो ज़्यादा फोकस किया कि जो हमारे बिहेवियर का कारण है ना, वो अनकॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया, मतलब मेन फोकस था जो इनका, वो अनकॉन्शियस थॉट परसेप्शन दैट हैव डेवलप्ड थ्रू आउट द चाइल्डहुड, जो हमारे बचपन में ही जो डेवलप हो जाता है, वो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करता है, हमारे थॉट्स को डिटरमाइन कर सकता है करंट के। इनका कहने का मतलब, इनका जो फोकस पॉइंट था यही था कि जो हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स और जो परसेप्शंस हैं वो हमारे करंट बिहेवियर और थॉट्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए हमने जो टू द पॉइंट लिख रखा है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, आप डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे की ऐसे जो राइट डाउन कर सकते हैं। तो साइको एनालिसिस फोकस ऑन एन इंडिविजुअल्स अनकॉन्शियस डीप रूट थॉट दैट ऑफन स्टेम फ्रॉम चाइल्डहुड विद द हेल्प ऑफ ड्रीम्स फैंटेसीज clients can learn how to interpret deeply buried memories or experiences that may be causing them distress। तो आप समझ गए होंगे जो मैंने अभी बताया, बस वही हमने लिख रखा है। अब हम बात करेंगे व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर पर। देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ह्यूमन नेचर है जो डायनामिक है, गतिशील है। हम अब बात करेंगे इसके ऊपर है जो उन्होंने ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करने में कॉन्शियस माइंड की टर्म ली, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब कॉन्शियस माइंड क्या होता है भैया। देखिए, कॉन्शियस माइंड वो माइंड है, मान लीजिए, जो हमारा एक्सटर्नल आउटसाइड वर्ल्ड पर फोकस करता है। मान लीजिए जब आप वीडियोस देख रहे हैं और आपकी मम्मी ने आपको आवाज़ लगाई और अचानक से आप वीडियो को रोक कर देख रहे हैं, या फिर सामान कोई गिर जाता है आपके साइड में, तो आप कॉन्शियस लेवल पर उसको देखेंगे। इट फोकस ऑन द इवेंट इन द प्रेजेंट टू अवेयरनेस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, हम बोल सकते हैं कॉन्शियस माइंड। आई होप आप समझ गए होंगे। सबकॉन्शियस क्या हो गया। अब सबकॉन्शियस क्या रखता है, कॉन्शियस भी और अनकॉन्शियस माइंड दोनों के एस्पेक्ट होते हैं सबकॉन्शियस के अंदर। देखिए, सबकॉन्शियस आर हिडन मेमोरीज। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कौन सी मेमोरीज होगी, हिडन मेमोरीज होंगी, जो कि हम भूल चुके होते हैं, लेकिन हम उनको याद कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर क्ल्यू मिल जाए, या हमारे साथ जो कोई घटना ऐसी घट जाए कि हम उसको है जो याद कर पाए। जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो कुछ इवेंट्स आपके लाइफ में ऐसे घटित हुए होंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने आज आइसक्रीम खाई है आपके फ्रेंड के साथ। हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि हमने पहले भी कभी ऐसा किया है क्या। आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि अपन ने पहले भी यहाँ कभी आइसक्रीम खाई है। हो सकता है वो आपका फर्स्ट टाइम, और आपके जो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू है जो आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, शायद हमने पहले भी कभी ऐसा किया हो। तो ऐसा कुछ है जो वो सबकॉन्शियस माइंड के अंडर आता है। अब आती है बारी अनकॉन्शियस माइंड की। अनकॉन्शियस को कैसे डिफाइन करेंगे। मोस्ट पावरफुल माइंड है जो बताया गया है, जिसको समझना शायद मुश्किल हो सकता है, ठीक है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। ये पावरफुल फोर्स ऑफ द पर्सनैलिटी एग्जिस्ट इन द अनकॉन्शियस। सभी जो चीज़ें हैं जो स्प्रेस्ड रहती है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, जैसे टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह जो हम मान लेते हैं, ये आपने अगर कहानी सुनी हो तो, ये जो टर्म जो मैं बोल रहा हूँ टिप ऑफ आइसबर्ग, तो उससे आप है जो तीनों को समझ सकते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस से। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें इतना ही करेंगे। अब हम बात करेंगे इड, ईगो एंड सुपर ईगो। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पर आ सकता है, डिफरेंस जो इन तीनों के बीच में आपको लिखना हो सकता है एग्जाम के अंदर। तो चलिए बात कर ले सबसे पहले इड की। इड क्या है। इड है जो हमने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है, इट कंसेप्ट इक्विवेलेंट टू ए डिमांडिंग चाइल्ड। ये इड है ना, वो जो डिमांडिंग चाइल्ड, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप उसकी डिमांड्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो मान लीजिए उसकी तरह ही है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कि वो डिमांड करता है, मम्मी मुझे फ़ोन चाहिए, आप फ़ोन दे देते हैं। मम्मी मुझे गोदी चलना है, आप गोदी में उसको उठा लेते हैं, ठीक है। मम्मी मुझे ये खाना है, आप वही बना देते हैं। तो क्या होता है, वो डिमांड करता रहता है। तो इड है जो उसी के इक्विवेलेंट है ये कंसेप्ट। अभी आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, उसको
आप सब कुछ दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ जो भी वो मांग रहा है उसको दे रहे हैं, तो उसको क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा है। जैसे उसने बॉल आपने उसे छीन ली तो वो रो रहा है, अदरवाइज आपने बॉल वापस दे दी तो वो खुश है। तो ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। इफ़ इट फील गुड डू इट। ये कहता है इड, जो किसी भी व्यक्ति की इड क्या कहती है, अगर आपको कोई काम करना अच्छा लगता है, आपको मज़ा आ रहा है तो आप कीजिए, चाहे उसको आपको जो नुकसान ही क्यों ना उठाने पड़े। इड ये कहता है कि आपको सिगरेट पीने में मज़ा आ रहा है, आप पीजिए, ठीक है, चाहे भले ही आपको कैंसर हो जाए, इड ये कहेगा। तो ये है इड, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ जर्नलाइज्ड सेक्शुअल एनर्जी दैट इज़ यूज्ड फॉर एवरीथिंग फ्रॉम सर्वाइवल टू अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, उन्होंने लिबिडो एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी के बारे में बात की, जो कि सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ओके, इट कंटेन ऑल द इनहेरिटेड कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी प्रेजेंट एट बर्थ इंक्लूडिंग सेक्स एग्रेसिवनेस। देखिए, इड के अंदर सभी कंपोनेंट है। ये कहता है कि भी जो इड है ना हमारी, वो हमारे बाय बर्थ होती है। जैसे सेक्स हो गया, एग्रेसिवनेस हो गया, हम बोल सकते हैं जो हमारी बेसिक नीड्स है वो सभी इड के अंदर आती है। इड है जो इम्पल्सिव बताई गई है, ठीक है, विच रिस्पॉन्ड डायरेक्टली एंड इमीडिएटली टू द बेसिक अर्ग्स नीड्स एंड डिज़ायर। कि आपको अगर कुछ करना है तो करना है, ये आपकी इड है। आपको मतलब वो सिगरेट वाला एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। अगर आपको पीनी है तो आप पीजिए, आप छिक्के पीजिए, ठीक है, फुल ऑफ अमाउंट में आप उसको कंज्यूम कीजिए, चाहे बेशक आपको जो कैंसर हो जाए। इड ये कहती है, लेकिन ईगो ऐसा नहीं कहती। ईगो सोशल नॉर्म को ध्यान में रखती है। चलिए पहले हम इड को कंप्लीट कर लेते हैं। वी कैन से दैट द इड एंगेज इन द प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग विच इज़ प्रिमिटिव, इलॉजिकल, रैशनल एंड फैंटेसीज ओरिएंटेड। देखिए, कल्पना पर आधारित रहती है, इसके पास जो कोई लॉजिक रीज़न नहीं होता, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, बस हमें मज़ा आ रहा है, हमारी है जो बॉडी कह रही है ऐसा करो तो आप करो, ठीक है। तो दिस फॉर्म ऑफ प्रोसेस थिंकिंग हैज़ नो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ये जो कह सकते हैं हम, देखिए जब इसमें एक सिंगल व्यक्ति की प्लेजर की बात हो रही है तो ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सेल्फिश है, विशफुलनेस है इन नेचर। तो ये हो गया इड का कंसेप्ट क्लियर। आई होप आप समझ गए होंगे इड का कंसेप्ट। अब बात करते हैं ईगो की। अब इड ने क्या कहा, प्लेजर प्रिंसिपल काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ईगो क्या कहती है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। क्या वास्तविकता में आपको ऐसा करना चाहिए, वो आपकी ईगो बताएगी, ठीक है। द ईगो ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। इड क्या करती थी, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम कर रही थी। अब देखिए, रियलिस्टिक प्रिंसिपल पर काम करती है, वर्किंग आउट रियलिस्टिक वे ऑफ सेटिस्फाइंग द इड डिमांड। वो अब ये कहती है, मान लीजिए अब आपको शराब पीनी है, देखिए, ठीक है, अब ईगो क्या कहेगी, भाई डॉक्टर ने बोला है शराब तो एक जो मतलब 30 ml का पैक जो हम ले सकते हैं, तो ईगो ये कहेगी कि जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, जो रियलिस्टिक प्रिंसिपल की भी ऐसा संभव है कि वो है जो अच्छा रहेगा सेहत के लिए, तो आप है जो शराब को पिए। तो रियलिस्टिक वेज जो ढूंढने की कोशिश करेगी ईगो आपकी इड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, होगी यहाँ पर भी इड ही कंप्लीट, लेकिन एक रियलिस्टिक तरीका देखेगी, जो रियलिटी जो प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं उस सिद्धांत पर काम करेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारे, इट कंसीडर सोशल रियलिटीज, नॉर्म्स, एटिकेट्स एंड रूल्स इन डिसाइडेड हाउ टू बिहेव। अब सोसाइटी के अंदर ये थोड़ा है कि भी आप शराब पियेंगे और स्कूल कॉलेजेस में चले जाएंगे, ऐसा तो मान्य नहीं होगा, आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी बात से जो ईगो ये कहती है आप शराब मत पीजिए, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो आप मत पीजिए। एक रूल्स, एटिकेट्स, ये डिसाइड किए गए सोशल नॉर्म्स और रियलिटी की भी ऐसा कैसे आपको बिहेव करना है, ये ईगो बताएगी उन इड के प्रति, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है, लाइक द इड द ईगो सीक प्लेजर, ठीक है। अब ये भी प्लेजर तो इसको अंदर भी होता है। देखिए, हम शराब पी रहे हैं 30 ml बैग, तो मज़ा तो उसमें भी आ रहा है, लेकिन जो कारण क्या है, कैसे आ रहा है, वो डॉक्टर ने बोल दिया इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी देख रहे हैं विदाउट पेन, पेन को अवॉइड करके फिर हम अपने प्लेजर को ध्यान में रख रहे हैं, तो वो ईगो है, ठीक है, उसको हम ईगो बोलेंगे। अब ईगो यहाँ पर देखिए, ईगो नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि भी हम ईगो किससे बात कर रहे हैं कि उसमें ज़्यादा ईगो है, वो ईगो सेंट्रिज्म है, ठीक है, वो ईगो अलग है, यहाँ पर ईगो का मतलब अलग है। इफ़ द ईगो फेल्स इन इट्स अटेम्प्ट टू यूज़ द रियलिटी प्रिंसिपल, अब मान लीजिए रियलिटी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, वो सक्षम ना हो, आप फेल हो जाएं, ठीक है, तो आपको अंदर है जो क्या आएगी, एंजाइटी आ जाएगी। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए आपने सिगरेट पी, आपके पेरेंट्स ने देख लिया, ठीक है,
अब आप चाहते तो नहीं थे कि आप सिगरेट पी रहे हैं और आपके पेरेंट्स आपको ऑब्जर्व कर लें, तो यहाँ पर आप फंस गए हैं। तब आपको है जो एंजाइटी महसूस होगी, आप है जो उस रियलिटी प्रिंसिपल पर काम है जो करने में सक्षम नहीं रहे, आपकी ईगो है जो सक्षम नहीं रही, तो आपको एंजाइटी होगी। उस एंजाइटी से बचने के लिए आप कौन से जो तरीके अपनाएंगे, उन तरीकों को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म आर एम्प्लॉयड टू हेल्प वार्ड ऑफ अनप्लेजेंट फीलिंग्स। उन अनप्लेजेंट फीलिंग्स जो आप जिन फीलिंग्स में आप पढ़ना चाहते ही नहीं, उनसे जब आपको निकलना होगा, और उस निकलने की जो प्रोसेस को हम डिफेंस मैकेनिज्म कहेंगे, और उन डिफेंस मैकेनिज्म को अभी 2 या 3 मिनट में हम डिस्क्राइब करेंगे, उस पर हम बातचीत करेंगे। इट इज़ लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह होती है जो कि रोड पर काम करती है। अब हम बात करेंगे सुपर ईगो की। सुपर ईगो क्या है भाई? इड हो गया, ईगो हो गया, सुपर ईगो। अब इट इज़ इक्वल टू दैट ऑफ ए जज एंड इट इज़ रूल्ड बाय द मोरल प्रिंसिपल। अब ये नैतिक सिद्धांत पर काम आ गया, जहाँ पर आपको जज किया जा सकता है सुपर ईगो के दौरान। ये देखिए, रिप्रेजेंट द राइट और रॉन्ग, ये आपको बताएगी कि आपने जो ये काम किया या सही किया या गलत किया। अब ये राइट और रॉन्ग पर, सोसाइटी के नॉर्म्स पर है जो आधारित, आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ये सभी है जो सोसाइटी के नॉर्म्स तय करते हैं। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, कल्चर में रहते हैं, तो राइट एंड रॉन्ग पर है जो ये रिप्रेजेंट करेगी अब आपको। ठीक है, तो इट हैज़ 2 सब पार्ट्स, कंसाइंस एंड ईगो आइडियल। अब इसके भी 2 पार्ट है सुपर ईगो के, आप ये नोट कर लीजिए, कंसाइंस एंड ईगो आइडियल। अब कंसाइंस क्या कहती है? आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जो कि आपको जो गलत काम करने से रोकती है, हम उसको कंसाइंस बोलेंगे। द कंसाइंस इज आवर इनर वॉइस विच प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग मोरली रॉन्ग और बैड थिंग्स, टेल अस व्हेन वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। हमें बताएगी कि आपको जो कब क्या काम करना चाहिए। जब आप फर्स्ट टाइम आपके फ्रेंड्स के साथ है जो सिगरेट का मज़ा ले रहे हैं, तब आपके अंदर कोई फीलिंग आई हो कि शायद यार ये गलत तो नहीं है, लेकिन आपका फ्रेंड है जो आपके कंधे पर हाथ लगा के कहता है यार तू खींच यार, दम खींच, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पहली बार कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हमें आदत लग जाती है। तो आपकी वो कंसाइंस होता है जो आपको अंदर से आवाज़ देती है कि शराब मत पियो, ठीक है, या फिर है जो आप सिगरेट ना लो, या फिर और भी बहुत सारे ड्रग ना लो कोई भी। तो इस तरह की इनर वॉइस आपको ज़रूर बताती है। जब भी आपके अंतरात्मा कहे तो हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो काम गलत ही है। ईगो आइडियल इंक्लूड द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर गुड बिहेवियर। अब ईगो आइडियल क्या है? एक मानक है जो कि अच्छे बिहेवियर को दर्शाता है। मान लीजिए आप कोई अंधा व्यक्ति रोड पर है, आप उसको रोड क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये सोशल नॉर्म्स है कि आप वो एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया है कि आपने जो उसकी मदद की, तो ये आपका अच्छा बिहेवियर है। तो दीज बिहेवियर इंक्लूड दोज दैट आर अप्रूव्ड बाय पेरेंटल और अथॉरिटी, जो कि हमारे समाज और हमारे माँ बाप के द्वारा है जो ये अप्रूव्ड होते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। तो सुपर ईगो हेल्प करती है कंट्रोल करने के लिए इड impulses, making them less selfish and more morally correct। अब आप जब ईड पर काबू कर पाएंगे तब आप सुपर ईगो वाली स्टेज पर जाएंगे, जहाँ पर आप नैतिक जीवन जी सकेंगे। ठीक है, आप सेल्फिश नहीं होंगे। तो इस तरह जो आप इड ईगो सुपर ईगो के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ये डिफरेंसेस आप जो ध्यान से मतलब सुनिए ज़रूर, मतलब आप नोट्स को लेने से पहले, मैं ये नहीं कहता आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, लेकिन नोट्स से पहले आप है जो इनको वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो लैंग्वेज का तरीका समझ आ जाए, जो एग्जाम्पल्स हम दे रहे थे वो समझ आ जाए। अब हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म पर। डिफेंस मैकेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? यदि हमारी ईगो फेल हो जाए हमारे रियलिटी प्रिंसिपल पर और हमें एंजाइटी हो, ठीक है, डिप्रेशन हो, अब उनसे निकलने के लिए टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द फीलिंग ऑफ एंजाइटी और गिल्ट विच अराइज बिकॉज वी फील थ्रेटन और बिकॉज आर इड सुपर ईगो बिकम टू डिमांडिंग, तब हमें जो डिफेंस मैकेनिज्म का सामना करना पड़ेगा। तब हमें जो ये कह सकते हैं हमें डिफेंस मैकेनिज्म की हेल्प लेनी पड़ेगी उन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अब सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म आया है रिप्रेशन। देखिए, रिप्रेशन में हम इसको हिंदी में हमें लिख रखा है दमन बोलते हैं। दमन मीन्स किसी चीज़ को दबा देना। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बच्चा सेक्सुअली हैरास्ड हुआ है उसके जो बचपन में, और अब उसको जो काफ़ी टाइम बाद वो भूल चुका होता है उस चीज़ को, लेकिन जब वो किसी के साथ आगे रिलेशनशिप बनाने की सोचता है तो उसको डर लगने लग जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो यही रिप्रेशन है
इट इज़ एन अनकॉन्शियस मैकेनिज्म एम्प्लॉयड बाय द ईगो टू कीप डिस्टर्बिंग, जो आपकी करंट लाइफ को डिस्टर्ब करता है, थ्रेट करता है, थ्रो द बिकम जो कॉन्शियस, मतलब वो अनकॉन्शियस माइंड में थी वो आपकी मेमोरी, लेकिन अब वो क्या हो रही है, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके वो रिलेशनशिप और वो जो हैरासमेंट आपके साथ हुई थी वो है जो कॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाएगी। तो इसे हम दमन कहते हैं, जो चीज़ हमने दबा दी हो समय के साथ हमारे मेमोरी के अंदर। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लीजिए आपको जो स्पाइडर से किसी बच्चे को डर लगता है, छोटी सी उम्र में उसको काट लिया हो, या फिर उसको डर लगता हो स्पाइडर से या मकोड़े से, मकोड़ा देखा है आपने कभी, तो उनसे डर लगता हो हो सकता है आफ्टर सम टाइम है जो वो उस चीज़ को भूल जाए, लेकिन 5-6-10 साल बाद उसको दोबारा वही कुछ सिनेरियो देखने को मिले और वो चीज़ है जो उभर कर वापस आ जाए उसके कॉन्शियस माइंड में, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई थी, तो उसको हम रिप्रेशन कहेंगे। सेकंड आता है हमारे पास रिएक्शन फॉर्मेशन। देखिए रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, अभी देखिए भैया रिएक्शन आप फॉर्मेट कर रहे हो, थोड़ा वर्ड से भी रिलेट किया करो, जैसे कि हमने पहले बताया रिप्रेशन का मीन्स दमन, दमन मीन्स दबा देना, किसी इन्फॉर्मेशन को आप दबा रहे हैं। रिएक्शन फॉर्मेट मतलब आप ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पर आप अनकॉन्शियसली रिप्लेस करते हैं एक अनवांटेड और एंजाइटी प्रोवोकिंग इम्पल्सिस को, किसके साथ, जस्ट अपोजिट, उससे ठीक अपोजिट इम्पल्सिस के साथ है जो आप उसको जो फेस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अब एक यंग लड़का है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, किसी जवान लड़की को डांट रहा है, और जबकि जो कारण क्या है वो है जो सबकॉन्शियस लेवल पर उसे मतलब उसे पसंद करता है, वो उसकी ओर जो आकर्षित है, लेकिन कॉन्शियस क्या कहता है भाई, समाज ये नहीं कहता कि आप किसी को पसंद करते हैं तो पहली मुलाकात में जाइए, देखा और बोल दिया जाके, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, पहले आप उनसे बातचीत जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता। तो अभी क्या होता है, ये तो देखिए सोशल नॉर्म्स की बात आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। अभी वो डांट रहा है, क्यों डांट रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली है जो फेस नहीं कर पाता उस रियलिटी को, उस जो रोमांटिक फीलिंग्स को फेस नहीं कर पाता, ठीक है। सो ही एक्सप्रेस डिस्टेस्ट टुवर्ड हर इंस्टेड ऑफ अप्रिसिएशन, वो उसको अप्रिसिएशन की बजाय उसको क्या कर रहा है, डांट रहा है। तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन है ताकि उसको एंजाइटी फील ना हो, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म यही तो कह रहे कि आपको एंजाइटी से बचना है, तो आप उस एंजाइटी से बचने के लिए कि आप उसको बता नहीं पाए तो आप क्या करेंगे, उसको डांट देंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन में क्या होता है भैया, देखिए इसका एग्जांपल है, मान लीजिए अब एक ऑफिस में जो एक फीमेल काम करती हैं, फीमेल वो अपने मेल को वर्कर को पसंद करती हैं, ये मैरिड है, ठीक है। अब ये मैरिड है, ये इसको और है जो अट्रैक्टेड है, मान लीजिए, ठीक है। अभी डायरेक्टली उसको बता तो सकती नहीं कि भी मैं आपको पसंद करती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी इड पर उसने काबू नहीं पाया तो उसको एंजाइटी फील होगी। तो इस एंजाइटी से बचने के लिए उसने क्या किया, प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ किया। क्यों, जब उसके पति ने, अब मान लीजिए इसकी हस्बैंड है ये, इसके हस्बैंड ने क्या किया, इसकी कोवर्कर जो कोई फीमेल है उसके बारे में मान लीजिए कोई बातचीत की अपनी जो वाइफ के साथ, तो इसकी वाइफ ने क्या आरोप लगा दिया इसके पति पर कि आप तो महिलाओं को ताकते रहते हैं, आप तो लड़कियों को ताकते हैं। तो उसने क्या किया, उस पर एक्यूज़ किया, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए डिफेंस इन विच अनवांटेड फीलिंग आर डिस्प्लेस्ड। हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो अनवांटेड फीलिंग्स हैं उनको डिस्प्लेस करते हैं किसी अनदर पर्सन के ऊपर, मतलब उसने अपने पति के ऊपर ही आरोप लगा दिया। वेयर दे देन अपीयर एज ए थ्रेट, जहाँ पर उनको ये लगे कि वो फंसने वाले हैं, ठीक है। अब उसके पति ने तो बात की जैसे ही, तो उसने क्या किया, तुम तो बड़े यार लड़कियों को ताकते फिरते हो। तो ऐसे ये क्या, कौन सा प्रोजेक्शन जो डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे कि वो एंजाइटी से बचने की कोशिश करिए। ये एग्जांपल एज इट इज़ हमने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या है, देखिए इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म लीडिंग टू द टेम्परेरी और ए लॉन्ग टर्म रिवर्जन ऑफ द ईगो टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखिए मान लीजिए अब कोई बच्चा है, ठीक है, आपने कभी देखा है कई बार है जो बच्चा स्ट्रेस्ड होके अंगूठा चूसने लग जाता है, ठीक है, या फिर है जो मतलब बेड पे ही सुसु कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो रिग्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। इट इज़ अ डिफेंस, ये वो मैकेनिज्म है जब हम जो अपनी अर्लियर स्टेज पर चले जाते हैं किसी भी अनएक्सपेक्टेबल इम्पल्सिस की वजह से, ठीक है। स्लिपिंग टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हेन फेस्ड विद स्ट्रेस लाइक ड्यू टू कॉलेज प्रेशर, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए टॉम ने जो शक करना शुरू कर दिया उसके अंगूठे को, तो ये था रिग्रेशन। अब आ जाती है बात भाई सब्लिमेशन की। पांचवा जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वो सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन क्या होता है,
अब सब्लिमेशन का एग्जांपल समझते हैं। ए टीन हु हैज़ एंग्री एंड वॉयलेंट इन नेचर। अब मान लीजिए आप में से किसी को इतना गुस्सा आता है बस पूछिए ही ना, लेकिन आपने क्या किया, उस गुस्से को डायरेक्टली, अब ये तो है नहीं आपको गुस्सा आया तो आप सामने वाले को ही जाके पीट के आ जाएंगे, ठीक है, एक बार दो बार तो चलता है, देखिए वो तो आपके फैमिली वाले संभाल लेंगे, लेकिन उसके बाद तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, उस गुस्से को आपने रेसलिंग स्कूल ज्वाइन किया, एक टीम ज्वाइन कर ली जहाँ पर आप है जो रेसलिंग सीखते हैं, और वहाँ पर उस गुस्से को आपने है जो निकाला, फ्रस्ट्रेशन को निकाला। तो ये क्या है, एक मैच्योर टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम सोशली अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, सोशली एक्सेप्टेबल इम्पल्सिस के अंदर या एक्शन और बिहेवियर के अंदर, ठीक है, समझ रहे। तो ये है सब्लिमेशन, मतलब डायरेक्टली हम चेंज कर रहे हैं। अब आ जाती है डैनियल। देखिए डैनियल के अंदर एक और एग्जांपल हमने लिख रखा है, जैसे कि ये जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है अट्रैक्टेड टू हिज मैरिड नाइबर, कोई भी मैरिड नाइबर की तरफ, जो उनके जो पड़ोसी हैं उनकी तरफ है जो आकर्षित है, लेकिन वो उसको डायरेक्टली ना बताकर उस सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को रनिंग करके निकाल सकता है, वर्किंग करके, गार्डनिंग करके, राइटिंग या लिख के। कई बार क्या होता है, लिख कर जो व्यक्ति है जो फीलिंग्स को नहीं बताता है, जैसे शेर व शायरी, ठीक है, तो वो उसकी तरफ जो प्रोडक्टिव आउटलेट, ये सब्लिमेशन के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डैनियल। अब डैनियल क्या होगा, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब सिचुएशन इन विच प्रॉब्लम सीम्स अनेबल टू फेस रियलिटी और एडमिट एन ऑब्वियस ट्रूथ। अब इसके अंदर डैनियल ना यार ज़बरदस्त है, मैं शुरू से ही सिगरेट कर रहा हूँ, और वो एग्जाम्पल क्या होता है, यूथ को जो जल्दी समझ आ जाता है, ठीक है। अभी आप सिगरेट तो पी रहे हैं, अब आपका कोई छोटा भाई या आपका जो फ्रेंड आके कह देगा भाई इतनी सिगरेट और शराब मत पिया कर, तेरे लीवर ख़राब हो जाएंगे, तेरा गुर्दा जो भी है ख़राब हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपके फैमिली में भी कोई ऐसा बड़ा होगा कि भी आप ऐसे ना करो चाचा या आप ऐसे ना करो पापा, तो वो क्या कहेंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो क्या करेंगे, उस झूठ को, मतलब उस सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अनेबल टू फेस रियलिटी, वो रियलिटी को फेस करते ही नहीं, तो वो उसको डैनियल के अंडर आता है कि वो रियलिटी को फेस करेंगे तो वो क्या होगा, गिल्ट के अंदर आ जाएंगे, लेकिन वो गिल्ट के अंदर आना ही नहीं चाहते क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म चल रहा है भाई यहाँ पे। तो ये डैनियल के अंदर आता है, डैनियल डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करके वो उस एंजाइटी से बचने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है हमारी रैशनलाइजेशन पर। देखिए ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, सातवां उसी की तरह है, बस इसके अंदर क्या होता है, हम लॉजिक लेने लग जाते हैं इन विच, जिसके अंदर लॉजिकल रीजन है जो आर गिवन टू जस्टिफाई बिहेवियर दैट इज मोटिवेटेड अनकॉन्शियस इंस्टिंक्चुअल इम्पल्सिस। अभी आपने रीज़न क्या दे दिया, जैसे मैं शराब का बता रहा था, अभी आपने क्या कर रहे हैं, आपने कहा कि मैं शराब इसलिए नहीं पीता क्योंकि मुझे शौक है, मैं तो शराब इसलिए पीता हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि 30 ml का पैक तो आपको लेना ही चाहिए भाई डेली। तो ये किसमें आप उसने तर्क दिया है, जिसके अंदर वो तर्क देकर है जो शराब भी पी रहा है, मज़े भी कर रहा है, और है जो उस एंजाइटी से भी बाहर है, ठीक है। तो इन जैसे कि कोई बच्चे कह रहा हूँ मैं, कई है जो यूथ को जो अफ़ीम खाने का शौक़ होता है, जैसे पंजाब साइड एरिया में अफ़ीम बहुत चलती है, तो अफ़ीम क्या करती है भाई, खून को पतला करती है, हार्ट अटैक ना आने में जो मदद करती है, कि खून पतला हुआ तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो वहाँ पर अगर वो ये तर्क दे रहे हैं तो वो रैशनलाइजेशन की हेल्प से क्या कर रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करके उस एंजाइटी से बच रहे हैं जो लोग उसको ट्रूथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ अटेम्प्ट टू फाइंड रीज़न फॉर द बिहेवियर। आप क्या कर रहे हैं, रीज़न निकाल रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर के अंदर है जो आपको क्वेश्चन ही नहीं आते, तो आप क्या करेंगे, आप है जो रीज़न निकालेंगे कि आप है जो वो एग्जामिनर ही बेकार था, उसने ही अच्छी तरह चेक नहीं किया हो, तो आपने रैशनलाइज़ किया। आप इसलिए रैशनलाइज़ करें क्योंकि आप डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करके एंजाइटी से बचना चाहते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट आ जाता है हमारे पास, डिस्प्लेस कर देना। देखिए इट इन्वॉल्व टेकिंग आउट फ्रस्ट्रेशन फीलिंग्स एंड इम्पल्सिस ऑन पीपल ऑब्जेक्ट दैट आर लेस थ्रेटनिंग। अभी डिस्प्लेस का मतलब क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अभी आपको फ्रस्ट्रेशन हो गई आपके बॉस की वजह से, ठीक है, आपको जो गुस्सा आ रहा है अपने बॉस ने काफ़ी डांट दिया, आप बोलना चाहते हैं उसके मुंह पे ही, लेकिन आप बोल नहीं पाते क्योंकि वो तो आपकी जॉब भी जा सकती है, सीधी सी बात है, जॉब भी जाएगी और क्या होगा। लेकिन आप घर आकर अपनी बीवी और बच्चों पर है जो डांट रहे हैं उनको, किस वजह से, एंजाइटी से बचने के लिए कि भी मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो सुन नहीं रहे मेरी बात। तो ये डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म आ जाता है। अब आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम है जो ओवरथिंक को रोकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए किसी को कोविड हो गया, ठीक है, अभी कोविड हो गया तो वो क्या करेगा, समझदारी से काम लेगा और वो है जो ये सोचेगा कि भी हाँ हाथ धोने चाहिए दिन में 6 बार,
ठीक है, अल्कोहल कंजप्शन करनी चाहिए या फिर हमें टीकाकरण करवाना चाहिए, जो भी करवाना चाहिए। तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन मैकेनिज्म के साथ है जो वो अपनी एंजाइटी से उभरने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये था इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो ये थे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म। आई होप आपको है जो कंटेंट पसंद आया होगा। ठीक है, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन अभी नोट्स अपलोड नहीं होंगे, नोट्स होंगे मार्च में अपलोड। तब तक आप वीडियोस से काम चलाइए, वीडियोस को कंप्लीट देखिए। एग्जांपल्स आप जब तक नहीं सुनेंगे आपको नोट्स की लैंग्वेज समझ नहीं आने वाली, जहाँ तक मुझे लगता है। शायद आप इंटेलिजेंट हो तो हो सकता है आपको आ भी जाए। तो ये था हमारा फ्रूड का कंसेप्ट, डिफेंस मैकेनिज्म, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड की बात की हमने, इट, ईगो और सुपर ईगो को समझा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,